तैयार रहिए। स्टार्ट। देश में रोजगार के अवसरों को लेकर आए इस बदलाव को सकारात्मक संकेत कहा जा सकता है, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब मार्केट दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों से खिसक कर टीयर 2 शहरों की तरफ बढ़ रहा है। यह बदलाव न सिर्फ रोजगार के अवसरों का विकेंद्रीकरण करने वाला है, बल्कि विकास की उस प्रवृत्ति को भी बदलने वाला है जिसमें महानगरों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जयपुर, इंदौर, लखनऊ और भुवनेश्वर जैसे शहरों में नई नौकरियों की मांग दर्शाती है कि यह रिवर्स माइग्रेशन न केवल रोजगार चाहने वाले युवाओं बल्कि कॉरपोरेट जगत के लिए भी मुफीद साबित हो रहा है। देखा जाए तो महानगरों से टीयर 2 शहरों की ओर रोजगार का रुख बदलना सिर्फ आर्थिक पहलुओं से जुड़ा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दबावों का परिणाम भी है। महानगरों में यातायात जाम, महंगाई और प्रदूषण के संकट ने जीवन को वैसे भी परेशानियों वाला बना दिया है। इसका कारण है कि पिछले वर्षों में सरकारों ने विकास के केंद्रीकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों पर आबादी और संसाधनों के अत्यधिक दबाव ने अब इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि संतुलित विकास तभी संभव है जब विकास के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दी जाए। यूँ समझा जाना चाहिए कि छोटे शहरों को केवल बैकअप के रूप में नहीं, बल्कि प्राथमिक विकल्प के रूप में तैयार करना होगा। निश्चित ही इन शहरों के विकास से जुड़ी एजेंसियों और राज्य सरकारों की यह बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन के साथ साथ तकनीकी सुविधाओं के विस्तार में अधिक से अधिक निवेश करें। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये शहर उन अपेक्षित सुविधाओं को जुटा पाएंगे जिनकी तलाश में कंपनियां और कर्मचारी दोनों ही अपनी जगह बदलने को तैयार हैं। किसी भी शहर को रोजगार का स्थायी केंद्र तब ही बनाया जा सकता है जब वहां एयर कनेक्टिविटी, बेहतर स्थानीय परिवहन व्यवस्था, सस्ती आवासीय सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ऐसा न हो कि इन शहरों पर आबादी एक बोझ बनकर ही रह जाए। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाए बिना इन शहरों के आकर्षण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। निश्चित ही रिवर्स माइग्रेशन महानगरों में आबादी का दबाव भी कम करने वाला होगा। नीति निर्माता एवं कॉरपोरेट जगत दोनों को ही मिलकर विकास के विकेंद्रीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। ऐसा होने पर ही रिवर्स माइग्रेशन एक अस्थायी प्रवृत्ति नहीं बल्कि स्थायी समाधान बनकर उभरेगा। यह कदम रोजगार और जीवन की गुणवत्ता दोनों को एक तरह से नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाला होगा। केंद्र सरकार ने गत दिनों घोषणा की कि उसने पेट्रोल और डीजल की स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी उछाल के बावजूद भारत में इनकी कीमतें स्थिर रहें। पश्चिम एशिया में अशांति और ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले के जवाब में यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन पर मिसाइलें दागी, जिससे कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो गई। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 60% का भारी इजाफा हुआ। युद्ध पूर्व जहां कच्चे तेल की कीमतें महज $70 प्रति बैरल थीं, वे बढ़कर 110 से $120 प्रति बैरल तक जा पहुंची। भारतीय बाजार यानी MCX में कच्चा तेल 9,000 रुपये प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जिससे पेट्रोल और डीजल की दरों में 10 से 15 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की आशंका पैदा हो गई। दरअसल इस युद्ध से तेल के उत्पादन पर भारी असर तो पड़ा ही है। सप्लाई लाइन बुरी तरह बाधित हुई। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के मुताबिक ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के विश्व के 4 सबसे बड़े निर्यातक हैं। इनमें से कतर वह देश है जहां से भारत सबसे ज्यादा LPG गैस आयात करता है। ओमान से भारत यूरिया वगैरह जैसे उर्वरक मंगाता है। ये उर्वरक प्राकृतिक गैस से बनते हैं और उन फसलों में इस्तेमाल होते हैं जिनसे दुनिया के करीब आधे अनाज पैदा होते हैं। हॉर्मुज में जहाज़ों का आवागमन घटकर महज 20% रह गया है, जिससे आपूर्ति घट गई है। उधर कतर के गैस क्षेत्रों पर हमला करके ईरान ने कुछ हिस्सों में आग लगा दी है। इससे उन इलाकों में कामकाज ठप हो गया, जिसका असर भारत पर सीधे तौर पर पड़ा। विराम।